उत्तराखंड, जो कि मंदिरों, साधुओं, सन्यासियों और सैलानियों से सालों भर भरा रहने वाला राज्य है, आज प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र बना हुआ है, जिसमें कई लोग अपने परिवार के साथ इन आपदाओं का शिकार हो जाते हैं। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इस भयानक त्रासदी में भी सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन ये लोग कुछ ऐसा बताते हैं जिस पर विज्ञान अपनी सहमति नहीं देता, पर कुछ लोग इसे भ्रम या संयोग मानते हैं। पर जिन भक्तों को भगवान पर भरोसा होता है, उन्हें यकीन होता है कि उनके आराध्य ने किसी न किसी रूप से उनकी रक्षा की है। कुछ ऐसा ही घटना हुआ जोशीमठ में। पूरी घटना बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं, तो उस पर भरोसा करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने आराध्य का नाम लिख दें। उस सुबह भी रोज की तरह गांव में लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। कोई लकड़ी काट रहा था, कोई चूल्हे में आग सुलगा रहा था, बच्चे स्कूली ड्रेस में रास्ते भर भाग रहे थे। सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था, कम से कम ऊपर से। पर उस रोजमर्रा के भीतर कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। एक अजीब सी चुप्पी, तनाव, जैसे पहाड़ खुद सांस रोककर किसी बात का इंतजार कर रहा हो। पहाड़ पर बसे इस गांव के ऊपर एक पुराने मंदिर में लोग पूजा करने जाते थे। वहां सीढ़ियों पर एक साधु बैठे हुए थे। उनका वस्त्र बर्फ से भींगा हुआ था। उनकी लंबी जटाएं पीठ तक गुंदी हुई थी और आंखें बंद थी, पर भौंहों पर हल्की सी शिकन थी। मंदिर के भीतर घंटी की आवाज़ हवा के झोंकों के साथ बाहर आ रही थी। उन्हें देखकर लोगों ने कहा, अरे बाबा, आपको तो पहले नहीं देखा। तो बाबा बोले, मैं तो यहीं का हूँ। तो एक ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो साधु होकर? हमारा गांव पहाड़ों जितना पुराना है, हम लोग यहाँ सभी को पहचानते हैं। इस पर साधु ने कुछ नहीं बोला। नीचे बाजार की तरफ अरविंद नाम का एक युवक एक पर्यटक को रास्ता समझा रहा था। अरविंद गांव का ही था। उसका असली काम ट्रैकिंग गाइड का था। पहाड़ की पगडंडियों, मौसम के मिजाज और जंगल के हर मोड़ की उसे पहचान थी। उसके पास आई रीना, दिल्ली की एक युवा फोटोग्राफर, गले में कैमरा, कंधे पर बैग और आंखों में उत्सुकता की चमक। आप गाइड हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, क्या आपको पहाड़ दिखाना है मैडम? रीना ने कहा, मुझे गांव के ऊपर वाला व्यू पॉइंट देखना है। सुना है वहाँ से हिमालय की चोटी बिल्कुल हाथ में लगती है। अरविंद हंस पड़ा। हाथ में तो नहीं, पर नज़दीक में ज़रूर दिखेगी। कल सुबह निकलते हैं। और इसी बात पर दोनों की छोटी सी जान पहचान शुरू हुई। उस दिन दोपहर को रीना गांव के बीचों बीच घूम रही थी, तस्वीरें खींच रही थी। लकड़ी के पुराने घर, बर्फ की लिपटी छतें और बीच बीच में चाय की दुकानों से आती खुशबू। पर उसकी नज़र बार बार उस मंदिर की ओर खिंच जाती थी जहां साधु बैठे थे। जब वह करीब पहुंची तो साधु ने अचानक आंखें खोली। उसकी नज़र और मुस्कान काफ़ी प्रभावित करने वाली थी। वह कैमरे से साधु की मंदिर के साथ फ़ोटो खींचने लगी। तब साधु ने कहा, बेटी, तुम कैमरे में सब कैद कर सकती हो, पर कुछ चीज़ें हैं जो कैमरे में नहीं आती। शाम से पहले नीचे उतर जाना। रीना पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने जवाब दिया, क्या मतलब? मैं तो बस घूमने आई हूँ। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस फिर आंखें बंद कर ली और माला फेरते रहे। रीना के पीछे खड़े अरविंद ने उनकी बात सुन ली। वह धीरे से बोला, अरे इन बाबाओं की तो ये आदत होती है, हर साल कुछ न कुछ बोलते हैं। पर तुम डरो मत। ऐसे कई साधु सन्यासी इन वादियों में घूमते फिरते रहते हैं, जो सैलानियों को उल्लू बनाकर पैसे ऐंठ लेते हैं। रीना ने कैमरे का लेंस बंद करते हुए कहा, फिर भी अरविंद, ये थोड़े अलग दिखे। पर अरविंद ने हंसते हुए कहा, और सच्चे भी दिखे होंगे। यहाँ रहोगी तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जो पहाड़ों को जिंदा मानते हैं, पर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। शाम ढलने लगी। गांव की ओर लौटते हुए रीना ने एक अजीब आवाज़ सुनी, जैसे ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हों। उसने सिर उठाकर देखा। पहाड़ की ऊपरी सतह पर बर्फ के बीच हल्की सी धूल उड़ रही थी। उसने अरविंद से कहा, वहाँ देखो अरविंद। तब अरविंद बोला, बस बर्फ पिघलने से पत्थर खिसक रहे होंगे। पहाड़ की ये रोज की कहानी है। पर रीना को लग रहा था यह रोज की बात नहीं है। पहाड़ जैसे थक कर बैठ रहा था। उधर मंदिर में साधु ने माला फेरना बंद कर दिया। उसकी आंखें गांव के तरफ थी। उसने जोर से आवाज़ लगाई, समय कम है।
जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अरविंद और रीना ने उसकी आवाज़ें सुनी। अरविंद हंसने लगा, बोला, रीना देखो, वह तुम्हें ही डरा रहा है, मैं नहीं डरने वाला। अगली सुबह जब चाय की दुकानों में भीड़ जुटने लगी, तभी बाजार की ओर जाने वाली पगडंडी पर एक अनोखा नज़ारा हुआ। साधु अपने मंदिर से निकलकर धीरे धीरे गांव की तरफ आ रहे थे। उनके हाथ में बस एक लकड़ी की छड़ी और माला थी, और चेहरे पर वही कठोरता जो कल शाम में दिखी थी। वो गांव के कई लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और कहते, शाम से पहले नीचे उतर जाओ, यहाँ रहोगे तो रात तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उनकी बातों को कुछ लोगों ने सीरियसली लिया और अपने बोरिया बिस्तर बांधकर नीचे की ओर जाने लगे। कुछ लोगों को वो भस्म और भभूत भी देते थे, बदले में 1-2 रुपया भी लेते थे। यह देख अरविंद बोला, साधु महाराज, आप तो यहाँ कमाई कर लोगे। साधु कुछ नहीं बोला। रीना ने अरविंद से कहा, तुम इनकी बात तो नहीं मान रहे हो, तो फिर इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? बाजार में भी लोगों ने साधु की बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। दुकानदार गोविंद बोला, बाबा, हर साल यहाँ कोई न कोई भविष्यवाणी करने वाले बाबा आते रहते हैं। पिछले साल एक साधु ने कहा था बर्फ की नदी आएगी, आई क्या? इस पर सब कोई हंस पड़ा। किनारे बैठी 70 साल की बुढ़िया लक्ष्मी देवी ने कहा, मैंने 1982 का हादसा देखा है, जब पहाड़ आधी रात को टूटा था। तब भी एक साधु ने यही कहा था, शाम से पहले उतर जाओ, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी थी। आवाज़ उसकी ठाकों में दब गई। रीना, जो कि कैमरा लिए वहाँ खड़ी थी, यह सब दृश्य कैद कर रही थी। उसने अरविंद से फुसफुसा कर कहा, तुम्हें सच में नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? अरविंद ने बिना कैमरे की ओर देखते हुए कहा, गड़बड़ तो है, लेकिन यहाँ रहने वाला हर आदमी इसे मौसम का हिस्सा मानता है। पहाड़ बोलते हैं और कभी कभी गरजते हैं, हम इसके आदी हैं। उसी वक्त बाजार के पीछे से ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार पर भारी हथौड़ा मार रहा हो। जब लोग देखने गए तो देखा कि एक मकान की पिछली दीवार में लंबी दरारें पड़ गई है। मिट्टी झड़ रही थी और दरार से हल्की सी भाप जैसी ठंडी हवा निकल रही थी। दुकानदार बोला, ये तो ठंड के मौसम में मिट्टी जमने और बर्फ़ पिघलने से होता है। पर साधु ने दरार को कुछ क्षण देखा, फिर धीमे से कहा, यह संकेत की भाषा है, जितनी जल्दी समझ लो उतना ही ठीक है। दोपहर के करीब हवा में हल्की सी अजीब सी गंध फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा, यह जलती लकड़ी का गंध है, पर रीना को कुछ और ही लगा। गीली मिट्टी और सल्फर की मिलीजुली महक जो नाक में अटक जाती थी। साधु इस गंध के बीच आंखें बंद करके खड़े रहे, जैसे वह किसी अनसुनी आवाज़ को सुन रहे थे। रीना ने फिर कैमरा साधु की ओर घुमाया तो साधु ने कहा, बेटी, मेरी बात को ध्यान रखना, शाम से पहले नीचे उतर जाना। दोपहर का सूरज अब धीरे धीरे झुक रहा था, पर रोशनी में एक अजीब सी धुंध घुली थी। हवा के झोंकों में वह गंध और भी गहरी हो गई थी। गीली मिट्टी, सड़ी पत्तियों और सल्फर का मिला जुला स्वाद गले में कसैलापन छोड़ रहा था। गांव के लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे थे। बच्चे अभी भी गलियों में खेल कूद रहे थे। चाय की दुकान में ताश की गड्डी पर बाजी लगी थी, लेकिन कुछ बुजुर्ग चुपचाप अपने दरवाजे के पास खड़े थे, जैसे मौसम का अंदाज़ा लगा रहे थे। रीना अपने कैमरे के साथ हर तरफ घूम रही थी। उसकी तस्वीरों में वह गंध तो कैद नहीं हो सकता था, पर वह कोशिश कर रही थी कि कम से कम बदलते माहौल को रिकॉर्ड कर सकें। दरारें, झुके हुए खंभे, ढलानों, गिरते हुए पत्थर। एक फ़ोटो लेते वक्त उसने नोट किया कि पहाड़ की सतह पर दरारें कुछ लंबी हो रही थी। बर्फ़ के नीचे मिट्टी धसी हुई थी और उससे धूल की पतली लकीर उड़ रही थी। वह सचेत हो गई और गांव के कई लोगों को कन्विंस करने के लिए नीचे की ओर जाने लगी और आग्रह करने लगी। पर अब भी गांव की एक बड़ी आबादी इन बातों को नहीं मान रहा था। पर अरविंद अब थोड़ा सतर्क था। मिट्टी पर झुकते हुए उसने कहा, ये दरारें पहले इतनी लंबी नहीं थी। रीना ने तुरंत कैमरे को जूम कर क्लिक किया। तुमने पहले कहा ये रोज का नज़ारा है। अरविंद ने धीमे से कहा, हाँ, पर अब ये कुछ तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से अचानक कड़ाक जैसी आवाज़ें आईं, मानो किसी विशाल लकड़ी को तोड़ा गया हो। गांव के आधे लोग उस दिशा में देखने लगते हैं, पर कुछ ही सेकंड में आवाज़ थम गई। साधु भीड़ के पीछे से आगे आई। उनकी आंखें ऊपर टिकी थी।
उन्होंने कुछ क्षण आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, पहाड़ हिल रहा है। उनके इस वाक्य से कुछ लोग तो सहम गए, पर बाकी ने फिर भी हंसी में टाल दी। बाबा, आप तो फिल्मों वाले डायलॉग बोलते हो, एक युवक ने मजाक किया। लेकिन अब कई परिवारों ने बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। उसने अपने पड़ोसियों को आवाज़ें लगाई, हम लोग नीचे नदी के तरफ जा रहे हैं, तुम लोग चाहो तो साथ चल सकते हो। पड़ोसी ने जवाब दिया, इतना डरने से क्या होगा, यहाँ हर साल बर्फ गिरती है, पत्थर भी गिर सकते हैं। रीना ने देखा, साधु अब तीसरी बार चेतावनी दे चुके थे और इस बार उसकी नज़रें सीधे रीना और अरविंद पर टिकी थी। तुम दोनों शाम ढले यहाँ मत रहना। अरविंद ने अनमने ढंग से कहा, बाबा हमें यहीं रुकना है, कल सुबह ट्रैक के लिए निकलेंगे। साधु ने बस सिर हिलाया और वापस मंदिर की ओर चल दिए। रीना ने कैमरे से वह क्षण कैद कर लिया जब दूर पहाड़ से बर्फ के साथ साथ भूरे रंग की मिट्टी फिसल रही थी, जैसे धरती खुद किसी अदृश्य खाई में बदल रही हो। सूरज पश्चिम की तरफ झुक रहा था, शाम हो रही थी। गांव की गलियों में अब धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट थम चुकी थी, बकरियों को बांधने और लकड़ियों को इकट्ठा करने का शोर था, पर उनके पीछे कहीं गहराई में एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें पहाड़ के भीतर हलचल सुनाई दे रही थी। रीना और अरविंद बाजार से लौटते हुए उसी मंदिर के पास गुजरे। साधु सीढ़ियों पर खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। उनकी आंखों में अब वह साधारण चिंता नहीं थी, वह किसी ऐसे इंसान की आंखें थे जिसने अनिवार्य को देख लिया हो। उसने सीधा कहा, अब भी वक्त है, सूरज डूबने से पहले नीचे चले जाओ। जो यहाँ रह गया वह रात के साथ चला जाएगा। रीना का कैमरा अपने आप ऊपर उठ गया। साधु के शब्द कैमरे के माइक्रोफोन में कैद हो गए। अरविंद ने हल्के स्वर में कहा, बाबा आप लोगों को डराते क्यों हो? यहाँ सबको पता है कि मौसम बदल रहा है। लेकिन साधु ने बीच में टोक दिया, यह मौसम नहीं है, पहाड़ का क्रोध है। पास खड़ी एक औरत ने हंसते हुए कहा, बाबा अगर पहाड़ क्रोध करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? साधु ने उसकी ओर देखा पर जवाब नहीं दिया, बस मंदिर के भीतर चले गए। सूरज की आखिरी किरण पहाड़ की चोटी से फिसल गई। गांव पर अंधेरे का कब्जा हो गया। उसी समय एक तेज ठक की आवाज़ गूंजी, जैसे धरती के भीतर कोई बड़े पत्थर ने अपना जगह बदल लिया हो। हवा के झोंकों के साथ पहाड़ी के ऊपर के हिस्से में धूल और गुबार उठने लगे। रीना ने डर से अरविंद का हाथ पकड़ा, तुमने महसूस किया जमीनें हिली? अरविंद ने सिर हिलाया, थोड़ा सा, लेकिन अभी भूकंप नहीं है। फिर भी माहौल अब समान नहीं लग रहा है। गांव के कुछ लोग खामोशी से अपने घरों और दरवाज़ों को बंद करने लगे, जैसे अंदर रहना बाहर रहने से ज़्यादा सुरक्षित हो। लेकिन हवा का शोर, मिट्टी की हलचल और पहाड़ का रंग सब मिलकर उस सुरक्षा की भावना को खोखला कर रहा था। दूर से मंदिर की घंटी बजने लगी, धीमी आवाज़ लगातार। कोई दिख नहीं रहा था, पर घंटी का स्वर हवा में तैरता हुआ पूरे गांव में फैल रहा था। रीना ने कैमरे से घंटी की दिशा में जूम किया, पर लेंस में सिर्फ धुंध और छाया थी। उस रात आने से पहले के पलों में आसमान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लोहे से ढक दिया हो, भारी, ठंडा और दबाव से भरा। जैसे जैसे सूरज पहाड़ के पीछे छिपा, जोशीमठ पर रात एकदम से नहीं उतरी, वह धीरे धीरे रेंगते हुए आई, पर अपने साथ एक ठंडक और एक सन्नाटा लाती हुई। गांव की गलियां जो दिन में लोगों की चहल पहल से भरी थी, अब सुनसान थी। सिर्फ कुछ घरों की खिड़कियों से पीली रोशनी झांक रही थी, बाकी सब काला और अस्थिर था। रीना अपने गेस्ट हाउस के कमरे में कैमरा चार्ज कर रही थी। खिड़की से बाहर उसने देखा, मंदिर की तरफ हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अचानक उसकी नज़र मंदिर की तरफ गई। वहाँ साधु दीपक के सामने ही बैठे थे। अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी और जो पहला झटका आया था उसने साफ कर दिया, यह रात किसी साधारण ठंडी रात जैसी नहीं होगी। रीना अपने कमरे में बैठी रिकॉर्डिंग बटन दबाए हुए रखी थी। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और नोट कर रही थी। हर कुछ सेकंड में हवा का झोंका, धूल और बर्फ के महीन कण साथ में ला रहा है। नीचे आंगन में अरविंद बेचैनी से टॉर्च घुमाते हुए इधर उधर देख रहा था। आधी रात के समय गड़गड़ाहट अचानक तेज हुई, मानो एक विशाल पत्थर पहाड़ के भीतर घूम रहा हो। फिर एक पल ऐसा आया जब जमीन अपनी जगह छोड़ दी। एक तीखा लंबा कंपन, कमरे की दीवारें हिलने लगी, बर्तन खड़खड़ाए और खिड़की का शीशा दरार
सब कुछ चटक गया। गांव के ऊपरी हिस्से से पत्थर की बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे टुकड़े पहले, फिर बड़े बड़े चट्टान ढलान से लुढ़कते हुए नीचे आ रहे थे। हर टकराव के साथ धूल का गुब्बार उठा जिसे देखना मुश्किल हो रहा था। हमें निकलना होगा, अरविंद ने चीख कर कहा। वह कैमरा उठाकर भागी और देखा गांव का एक हिस्सा सचमुच धंस चुका है। 3 घर पूरी तरह गायब थे, बस टूटी हुई लकड़ियां और बर्फ के ढेर रह गए थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, किसी की चीख, किसी का नाम पुकारना और बीच बीच में पत्थरों के टकराने की धमक। हवा में ठंड अब काटने वाली हो गई थी, जैसे उसमें कोई बर्फीली धार मिली हो। मंदिर की तरफ देखा तो वहाँ साधु नहीं थे, दीपक बुझ चुका था। तभी पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से से एक विशाल धमाका हुआ, जैसे किसी ने धरती को फाड़ दिया हो। एक पूरी चट्टान टूटकर नीचे की तरफ लुढ़कने लगी। अरविंद ने रीना का हाथ पकड़ा। हमें नदी की तरफ भागना होगा। वे लोग ठोकर खाते फिसलते हुए अंधेरे में दौड़ने लगे। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण ऐसे चमक रहे थे जैसे हवा में लाखों बर्फीले कीड़े उड़ रहे हो। गांव की गलियों में अब बस चीखें, टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी और पत्थरों की धमक थी। लोग जैसे तैसे अपने बच्चे, बूढ़े और थोड़े बहुत सामान के साथ नीचे की ओर भाग रहे थे, पर पहाड़ उनकी रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज था। सबको अपनी चपेट में ले लिया। अरविंद ने रीना का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वे गांव की मुख्य पगडंडियों से होते हुए नदी की तरफ भाग रहे थे। रीना ने पलट कर देखा। गांव का ऊपरी हिस्सा अब धूल के बादल में डूब चुका है। वहां से एक मलबे की लहर नीचे की तरफ बढ़ रही है। उस लहर में लकड़ियां, पत्थर, बर्फ और घरों की छतें सब घुल मिल गए थे। अचानक पास के एक घर से मदद की आवाज़ें आई। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा था, अंदर मेरी माँ फंसी है, कोई मदद करो। अरविंद ने एक पल के लिए रुका, फिर उसने रीना की ओर देखा। वह चिल्लाया, नीचे जाओ, मैं देखता हूँ। कुछ मिनट बाद अरविंद उसके पीछे दौड़ता हुआ आया, कंधे पर एक बूढ़ी औरत को उठाए हुए। दोनों मिलकर नदी की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया था। पहाड़ के नीचे सड़क पर जगह जगह टूटी हुई थी और जो बची थी वह बर्फ और मिट्टी की फिसलन थी। जैसे तैसे लोग नदी के किनारे करीब पहुँचे। नदी का किनारा अंधेरे में भी साफ चमक रहा था। चांदनी नहीं, बल्कि बर्फ और पानी का मिश्रण जो लगातार बह रहा था। कुछ दर्जन भर लोग यहाँ पहुँच चुके थे, जो सुरक्षित अपने परिवारों के साथ थे। बार बार भगवान और साधु को मन ही मन प्रणाम कर रहे थे। रीना और अरविंद भी वहाँ पहुँचे। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। अरविंद के कंधे से बूढ़ी औरत उतर कर किनारे बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था। रीना अपने हाथ रगड़ते हुए चारों तरफ देख रही थी। उस रात नदी किनारे कोई सोया नहीं। लोग आपस में सिमट कर बैठे रहे, बच्चों को गोद लिया और दूर पहाड़ की तरफ देखते रहे, जहाँ उनका घर, उनका गांव, उनकी यादें सब दब चुकी थी। नदी किनारे बैठे लोगों की आंखें लाल थी। किसी ने जाग कर रात काटी तो किसी ने डर कर। करीब 7 बजे दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आई। कुछ देर बाद सेना और आपदा रेस्क्यू दल जवान पहुँचे। वे मोटे कपड़ों और हेलमेट में थे, हाथ में मेटल डिटेक्टर और फड़वे। नदी के किनारे खड़े लोग जैसे किसी अदृश्य जकड़न से बाहर निकले। कुछ ने मदद के लिए हाथ हिलाए, कुछ रो पड़े। रेस्क्यू दल जल्दी जल्दी सबको सुरक्षित जगह पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। रीना, जो अब जवानों के साथ आई, चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में बस वही एक गूंज रही थी, साधु की आवाज़, शाम से पहले। तभी एक जवान ने उसे पुकारा, मैडम, ये शायद आपका है। उसके हाथ में रीना का कैमरा था, कीचड़ और बर्फ से सना, लेकिन सही सलामत। रीना ने झट से वो कैमरा लिया। उसने कैमरे को बैग में रखा। अब वह तस्वीरें नहीं, सच का सबूत था। रेस्क्यू टीम ने बचे हुए लोगों को पास के राहत शिविर में पहुंचाया। सब लोग अपने अपने गुट में सिमटे हुए थे। किसी की आंखों में डर था तो किसी में हैरानी, पर हर बातचीत में एक ही नाम बार बार आ रहा था, साधु। उन्होंने चेतावनियां दी थी, पर हमने सुना नहीं। रीना चुपचाप कोने में बैठी थी, सब सुन रही थी। कैमरा उसकी गोद में था। शाम तक खबर फैल चुकी थी। रेस्क्यू दल ने आसपास खोजा, लेकिन साधु का कोई पता नहीं चला, मानो वे धरती पर कभी थे ही नहीं। अरविंद ने धीरे से कहा, पहाड़ उन्हें ले भी गया हो। रीना ने उनकी तरफ देखा, पर कुछ बोली नहीं। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर साधु वाकई पहले से जानते थे तो कैसे? वह सोचती रही, आज अगर कई लोगों के साथ मैं भी जिंदा हूँ
तो साधु की वजह से ही। पर वे थे कौन? जोशीमठ की कहानी में अब एक नया किस्सा जुड़ चुका था, उस साधु का जिसने शाम से पहले नीचे उतर जाने को कहा था और फिर पहाड़ के साथ ही कहीं खो गए।